आज हम लोग ये देखेंगे कि वेरिएबल कितने प्रकार के होते हैं। वेरिएबल के कितने प्रकार हैं और किस तरह से उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं ताकि अलग-अलग प्रकार के वेरिएबल को हम अलग-अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। थोड़ा-सा पीछे की पृष्ठभूमि जो हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था उस पे अगर हम बात करें आपसे तो वेरिएबल को अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने अलग-अलग तरीके से क्लासिफाई किया था। कल हमने आपसे कुछ टाइप्स के बारे में बताया था कि कितने प्रकार के होते हैं वो। और आज हम लोग इसी पे देखेंगे कि जब हम शैक्षिक अनुसंधान में या समाजशास्त्र के किसी भी अनुसंधान में जब हम विभिन्न प्रकार के वेरिएबल्स या जो आप ये कह लीजिए कि जो चर हैं, उन चरों को हम क्लासिफाई कैसे करेंगे? हम उन चरों को कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं और उन वर्गीकरण के आधार पे हम कब किस प्रकार के चर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो आज हम लोग इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि वेरिएबल का क्लासिफिकेशन क्या है, अर्थात चरों को हम किस तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। और उसमें हम आपसे चर्चा करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च वेरिएबल्स कौन-कौन से हैं। जहाँ तक कंट्रोल की बात है कि कैसे हम रिसर्च वेरिएबल्स को कंट्रोल करेंगे, तो ये हम लोग जब एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखा जाएगा कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे। अभी फ़िलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि चर के बारे में हम समझ लें, चर कितने प्रकार के होते हैं और क्या वो करते हैं। कल हमने आपसे बात किया था कि कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी संप्रत्यय ऐसा जो बदलने वाला हो उसको हम वेरिएबल कहते हैं। और जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वेरिएबल मतलब वेरीज़, जो परिवर्तित होने वाला हो। अर्थात कोई गुण या विशेषता जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतर करती हो, अलग करती हो, उसको आप वेरिएबल कह सकते हैं। जैसे ऐज, सेक्स, एक्सपोर्ट, इनकम एंड एक्सपेंस, फैमिली की साइज, कंट्री, बर्थ कहाँ पे हुआ है आपका, किस देश में, क्लास के ग्रेड्स और प्री ऑपरेटिव एंग्जाइटी लेवल्स, ऐसे बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो हम शिक्षा शास्त्र में या अन्य समाज शास्त्रों में हम उसको प्रयोग करते हैं। स्क्रीन विजिबल है? यस ठीक है। अब हम क्लासिफाई कैसे करेंगे, हम कैसे उनको वर्गीकृत कर सकते हैं, तो कुछ मेजर कैटेगरीज में हम सारे चरों को वर्गीकृत कर सकते हैं। एक है इंडिपेंडेंट, या इसी को हम स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। आप लोग साइकोलॉजी में पढ़े होंगे उद्दीपक और अनुक्रिया। तो चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल या स्वतंत्र चर जो है वह एक अनुक्रिया प्रस्तुत करती है, इसलिए इसको स्टिमुलस वेरिएबल भी कहते हैं। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल, और जब कोई स्टिमुलस होगा तो जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई रिस्पॉन्स होगा। तो इंडिपेंडेंट के कंट्रास्ट में इसको हम रिस्पॉन्स वेरिएबल भी कहते हैं या डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, या दूसरे प्रकार के वेरिएबल का नाम बिहेवियरल वेरिएबल है, व्यवहार से संबंधित, किस प्रकार का व्यवहार व्यक्ति करेगा, या इंडिविजुअल या सब्जेक्ट जिसके ऊपर आपने स्टिमुलस लगाए हैं वो किस तरह से व्यवहार करेगा, इसके लिए आप उसको व्यवहार चर भी कहते हैं। तीसरे प्रकार का वेरिएबल जिसको आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं, हिंदी में अगर कहें तो इसको आप बाह्य चर कहते हैं। जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात हो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो तरह से कार्य कर सकते हैं किसी भी अनुसंधान में। जो स्वतंत्र चर है वह दो तरह से उसमें आप बदलाव कर सकते हैं। एक, जब अनुसंधानकर्ता स्वयं
उसमें सीधे प्रत्यक्ष रूप से उसमें हस्तक्षेप करता है, प्रत्यक्ष रूप से हेर-फेर करता है, तो वह डायरेक्टली मैनिपुलेबल वेरिएबल कहलाता है। और जब अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से उसमें परिवर्तन नहीं करता, जब अनुसंधानकर्ता परोक्ष रूप से उसमें परिवर्तन करने की कोशिश करता है या उसके मान में जो परिवर्तन है वो सीधे ना करके परोक्ष रूप से इनडायरेक्टली करता है, तो उसको हम इनडायरेक्टली मैनिपुलेबल वेरिएबल कहते हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 तरह के, जिसको आप डायरेक्टली मैनिपुलेटेड और इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड कह सकते हैं। प्रत्यक्ष हस्तक्षेपी या प्रत्यक्ष हेर-फेर करने किया जा सकने वाला, जो अनुसंधानकर्ता सीधे-सीधे उसमें बदल देता है। और दूसरा है जिसको आप इंडिपेंडेंटली या इनडायरेक्टली मैनिपुलेबल वेरिएबल कहते हैं। जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है वो 2 तरह के प्रभाव डालता है। एक है कंसिस्टेंटली इफेक्टिव और दूसरा है इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव। जब कोई ऐसा बाह्य चर जो किसी अनुसंधान के दौरान सतत रूप से उसको प्रभावित कर रहा हो, मतलब थ्रू आउट द रिसर्च, जब तक आपका प्रयोग शुरू हुआ और प्रयोग शुरू होने से लेकर के प्रयोग के खत्म होने तक अगर कोई वेरिएबल उस पूरे प्रयोग को प्रभावित कर रहा हो, सतत रूप से प्रभावित कर रहा हो, तो उसको कंसिस्टेंटली इफेक्टिव एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। और जब कोई ऐसा बाह्य चर जो उस प्रयोग के क्रियाविधि को या उस प्रयोग को कंसिस्टेंटली नहीं करता, अर्थात कभी कर रहा हो, कभी ना कर रहा हो, तो उस प्रकार के वेरिएबल को आप इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। तो कंसिस्टेंटली का मतलब ये हुआ कि ऐसा बाह्य चर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में है ना? एक्सट्रेनियस मतलब क्या? आप क्या कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है स्वतंत्र चर है और स्वतंत्र चर में अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से किसी प्रकार का हेर-फेर कर सकता है, ताकि परतंत्र चर में या आश्रित चर में या अनुक्रिया चर में या व्यवहार चर में परिवर्तन हो। इसके परिवर्तन को देखने के लिए हम इसमें जैसे-जैसे परिवर्तन करेंगे, वैसे-वैसे इसमें परिवर्तन होगा। इसको देखने के लिए अगर कोई बाहरी चर इसके प्रभाव को सतत रूप से प्रभावित कर रहा हो, तो वह बाहर वाला चर, वह बाह्य चर सतत या कंसिस्टेंटली इफेक्टिव एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहलाएगा। इसके विपरीत यदि कोई वेरिएबल जो अनुसंधान के प्रक्रिया को या अनुसंधान में होने वाले प्रभाव को सतत रूप से प्रभावित नहीं करता है, अर्थात कभी वह उसको प्रभावित कर रहा हो, कभी न कर रहा हो, या एक्सपेरिमेंट के शुरू में प्रभावित कर रहा हो, अंत में प्रभावित ना कर रहा हो, या एक्सपेरिमेंट के शुरू में प्रभावित ना कर रहा हो, अंत में प्रभावित कर रहा हो, तो इस प्रकार के बाह्य चर को आप इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव या असतत प्रभावी बाह्य चर कहते हैं। और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको कि आप स्टिमुलस वेरिएबल कह रहे हैं, यह डायरेक्टली मैनिपुलेबल वेरिएबल को हम एक्टिव वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि सीधे-सीधे सक्रिय है। हाँ, यह जो अनुसंधानकर्ता सीधे उसमें परिवर्तन कर रहा है और सीधे-सीधे उसमें वह सीधे-सीधे उसमें हेर-फेर कर पा रहा है, तो वह एक्टिव वेरिएबल कहलाएगा, जो कि डायरेक्टली मैनिपुलेबल है। एक्टिव, जिसे आप सक्रिय चर कहते हैं। और जो डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है, उसको आप असाइन्ड वेरिएबल, आपने किसी को असाइन किया है कि ये काम हम नहीं कर रहे हैं, ये काम आप करो। एक तो वह चर है जिस चर को इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने प्रभावित किया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप जोड़-तोड़ कर रहे हैं, तो जिसको सीधे जोड़-तोड़ कर पा रहे हैं, अनुसंधानकर्ता के हाथ में सीधे जोड़-तोड़ करने की क्षमता है, तो वह सीधे जोड़-तोड़ करके
डिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन देखता है, तो वह एक्टिव वेरिएबल है, सक्रिय है। और जब कोई ऐसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कोई ऐसा स्वतंत्र चर जिसमें अनुसंधानकर्ता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसमें जोड़-तोड़ नहीं करता, बल्कि किसी दूसरे वेरिएबल को असाइन करता है। किसी दूसरे वेरिएबल को कहता है कि आप इसमें जोड़-तोड़ करो, तो वह असाइन वेरिएबल कहलाता है। इतनी बात समझ में आ रही है? सर इसका एग्जाम्पल प्लीज। हेलो? इनडायरेक्ट वेरिएबल मैनिपुलेशन हैगा, इसके लिए एक एग्जाम्पल बता दीजिए। जैसे इनडायरेक्ट वेरिएबल, एक तो सीधे आप कह सकते हैं, जैसे हमने योगा वाला बात कर रहे थे आपसे। हमने आपसे योगा की बात करी कि मेमोरी पर यौगिक क्रियाओं का होने वाला, यौगिक क्रियाओं के लिए होने वाला प्रभाव का अध्ययन अगर आप करना चाहते हैं कि स्मृति पर योगा का क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहां पर अनुसंधानकर्ता यदि सीधे तरीके से, मतलब जिसको योगा का ट्रीटमेंट देना है, तो सीधे योगा की क्रियाओं में ही वो जोड़ तोड़ करे। सीधे क्या करे वो, कि किसी को 4 घंटा, किसी को 6 घंटा, किसी को 8 घंटा, जब वो इस तरह से यदि वो दे रहा है ट्रीटमेंट, तो वह एक्टिव वेरिएबल की तरीके, अर्थात सीधे उसने उसमें मैनिपुलेशन किया है, सीधे जोड़-तोड़ किया है। लेकिन कोई ऐसी स्थिति जिसमें वह यौगिक क्रियाओं, मान लीजिए आपने कहा कि टाइम की बात करी, कि जैसे आपने कहा कि हम उसको कपालभाति करा रहे हैं, भ्रस्त्रिका करा रहे हैं या अनुलोम-विलोम करा रहे हैं। उसमें वह क्या किया कि उसने उसको ज़्यादा या कम कर दिया, किसी को ज़्यादा सिखाया, किसी को कम सिखाया, तो यह तो डायरेक्टली मैनिपुलेटेड है। लेकिन इनडायरेक्टली मैनिपुलेशन के अंतर्गत क्या किया कि उसने यौगिक क्रिया को प्रभाव डालने वाले कोई, सपोज कीजिए कि उसके साथ-साथ उसने यौगिक क्रिया के साथ-साथ कोई और फिजिकल एक्टिविटी कराई। जैसे मान लीजिए कि जो फिजिकल एजुकेशन के दौरान दौड़ की बात कराया, या उसकी वजह से थकान की बात हो रही हो, या स्मृति पर करने के लिए कोई यौगिक क्रिया ना करा के चीज़ों को याद करने के लिए कोई दूसरी एक्टिविटी कराई। कहने का मतलब ऐसा है कि जो सीधे अगर प्रत्यक्ष तरीके से आप उसमें हेर-फेर कर पा रहे हैं, तो वह हेर-फेर कराना एक्टिव वेरिएबल की तरीके है। लेकिन आपने असाइन किया कि हम सीधे यौगिक क्रिया में नहीं, हम मेमोरी पे पड़ने वाले प्रभाव को सीधे तरीके से नहीं मैनिपुलेट करेंगे। हम इस यौगिक क्रिया के प्रभाव को मैनिपुलेट करने के लिए किसी थर्ड, कोई तीसरा ऐसा वेरिएबल है, जिस वेरिएबल को लगा करके हम यौगिक क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के रूप में देखेंगे। मान लीजिए कि आपने जैसे थकान की बात करी, या कोई और ऐसा यौगिक क्रिया आप अगर अनुलोम-विलोम, भ्रस्त्रिका, कपालभाति की बात कर रहे हैं, इसके अलावा आपने उनको त्राटक कराया। तो ये जो असाइन्ड वेरिएबल है, जिसको आपने असाइन किया है, इनडायरेक्टली मैनिपुलेबल है। आपने सीधे यौगिक क्रिया में सभी को उतना ही कराया, सभी को आपने अगर 2 घंटे की आप या 3 घंटे की आप अगर उसको एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, 3 घंटे में 1 घंटा आपने उसको अनुलोम-विलोम कराया, दूसरे घंटे में आपने उनको कपालभाति कराई, और तीसरी बार में आपने उनको भ्रस्त्रिका कराया। ये तो ठीक है, ये तो डायरेक्टली मैनिपुलेटेड है। आपने 3 घंटे से 4 घंटे कर दिया, 6 घंटे कर दिया, ये तो सीधे हस्तक्षेप करने वाला है। लेकिन इनडायरेक्टली मैनिपुलेटेड के दौरान जो आपने यौगिक क्रिया उसको कराई, उस यौगिक क्रिया के दौरान स्मृति पर कुछ और चीज़ को आपने प्रभावित डालने के लिए बनाया। जैसे हमने कहा कि उसमें आपने त्राटक जोड़ दिया, या आपने कोई ऐसी चीज़ और कराई जो कि आपके उससे सदैव प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकता। जैसे यदि वह जब चाहे तब अपने प्रयोजों की आयु को घटा-बढ़ा नहीं सकता है। भई, जैसे आप ये कह सकते हैं कि कुछ ऐसे वेरिएबल हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स की आयु को तो घटा-बढ़ा नहीं सकते, वो तो फिक्स रहेगा, या आयु में आप प्रत्यक्ष रूप से जोड़-तोड़ नहीं कर सकते। तो वह ऐसा केवल अप्रत्यक्ष रूप से ही कर सकता है।
डायरेक्टली आप किसी की आयु को नहीं बढ़ा सकते या किसी की आयु को घटा नहीं सकते। इसमें यदि आपको करना पड़ेगा तो आप उसमें आयु को घटाने बढ़ाने के लिए अलग-अलग आयु के लोगों को आप लेंगे। तो वो सीधे आपके हाथ में नहीं है। यहाँ पर एक्टिव वेरिएबल में क्या है? एक्टिव वेरिएबल में सीधे चीज़ों को आप यौगिक क्रियाओं को तो घटा बढ़ा सकते हैं। 2 घंटे की जगह 4 घंटे, 6 घंटे कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की आयु को आप प्रभावित करने अगर आप ये चाहते हैं कि उस समूह में जिनके ऊपर स्टिमुलस वेरिएबल या जिसके ऊपर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रभाव को देखना चाह रहे हैं, उसमें आयु में कैसे परिवर्तन किया जाए? तो आयु में परिवर्तन करना यह सीधे-सीधे अनुसंधानकर्ता के हाथ में नहीं है। और जब सीधे-सीधे नहीं है तो वहाँ पर वह इनडायरेक्ट तरीके से अर्थात वह इसके लिए कम और अधिक आयु के प्रयोज्यों का चयन करना पड़ेगा, क्योंकि सीधे-सीधे किसी की आयु को घटा-बढ़ा नहीं सकता। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डायरेक्ट वेरिएबल वो है यस सर। जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपने सीधे-सीधे परिवर्तित कर दिया, 4 घंटे की जगह 6 घंटे का प्रयोग कराया, एक्टिव वेरिएबल। लेकिन यदि आपने ये कहा कि हम मैनिपुलेशन करना चाहते हैं उनकी आयु में, या आप ये कह रहे हैं हम उनकी सेक्स में बनी मैनिपुलेशन करना चाहते हैं, तो किसी लड़के को लड़की तो आप बना नहीं सकते या किसी लड़की को आप लड़का नहीं बना सकते। इस स्थिति में आपको इनडायरेक्ट तरीके से लड़कियों को चुनना पड़ेगा यदि आप लड़की के ऊपर करना चाहते हैं, और लड़कों को चुनना पड़ेगा यदि आपको लड़कों के लिए आप करना चाहते हैं। या आयु की अगर बात करें तो आयु को भी आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं सीधे तरीके से। आपको उस स्थिति में अलग-अलग आयु के विद्यार्थियों को या अलग-अलग आयु के सब्जेक्ट्स को आपको लेना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक। अब जो बात है एक्सट्रेनियस वेरिएबल की, जिनको कि आप बाह्य चर कह रहे हैं। बाह्य चर 2 तरह का, जो सतत रूप से कंटीन्यूअसली इफेक्ट डाल रहा हो, और कुछ ऐसे हैं जो कि इनकंसिस्टेंटली इफेक्ट डाल रहा हो। जैसे सतत चर आप जैसे शोर को लेते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि शोर, तो शोर के लिए आपने कहा कि शोर हो रहा है, और पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान आप मान लीजिए किसी के स्मृति पर या किसी की अवधान पर, अटेंशन पे ध्यान देते हैं कि व्यक्ति कितना अटेंटिव हो सकता है बाहरी शोर के दौरान। तो एक जितनी देर तक आपने अटेंशन उनको कराई, अवधान निरूपित करेंगे, पूरी देर तक आपने शोर करी, और या तो अगर पूरी देर तक शोर होता रहा तो उस स्थिति में क्या होगा? कंसिस्टेंटली इफेक्टिव एक्सटेंस वेरिएबल होगा। और शोर किसी उस एक्सपेरिमेंट के केवल शुरू में हो या बीच में हो या अंत में हो, है ना, या किसी एक ही जगह पे हो, तो वो इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है? अब जो इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव वेरिएबल है, उसको आप सिस्टमैटिक एक्सट्रेनियस या रिलेवेंट वेरिएबल भी कहते हैं। ठीक है? जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है, उस एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत चूंकि वो सिस्टमैटिकली उसको प्रभावित कर रहा है और रिलेवेंट है, प्रासंगिक है ना, संगत चर है, इसलिए उसको आप सिस्टमैटिक एक्सट्रेनियस वेरिएबल कहते हैं। और जो इनकंसिस्टेंटली इफेक्टिव वेरिएबल है, वह अनसिस्टमैटिक है, सिस्टमैटिक तरीके से प्रभावित नहीं कर रहा है, इसलिए आप उसको अक्रमबद्ध या असंगत चर कहते हैं, इररिलेवेंट वेरिएबल। एक है रिलेवेंट वेरिएबल, जो बाह्य चर आश्रित चर के परिणाम में प्रभावी होते हैं, है ना, ऐसे वेरिएबल जो आश्रित चर पर होने वाले प्रभाव के अंदर प्रभावी हो, है ना, उसको प्रभावित करें, वो तो सिस्टमैटिक एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि आश्रित चर के परिणाम को प्रभावित नहीं करते हैं, उनको आप इररिलेवेंट या अप्रभावी संगत चर भी कह सकते हैं। तो इनडायरेक्टली इफेक्टिव या अनसिस्टमैटिक वेरिएबल है। अब जैसे सिस्टमैटिक एक्सट्रेनियस वेरिएबल या रिलेवेंट वेरिएबल कौन से हैं? जैसे आपने कहा कि ऑर्गेनिज्मिक रिलेवेंट वेरिएबल, जिसको आप जैविक चर कहते हैं, जैसे व्यक्ति की अपनी मनोदशाएं, है ना, जो उसका अपना मनोदैहिक या जो उसके जैविक शील गुण हैं,
उनको आप ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल कहते हैं। जैसे आदमी के अपने बुद्धि, है ना, उसकी अपनी ऊंचाई, ये कह सकते हैं भार, या उसका स्वास्थ्य, हेल्थ, या उसकी अपनी पर्सनालिटी, या व्यक्ति को कितना चिंता है, एंग्जाइटी कह लीजिए, या वो किस स्तर तक अपनी सोसाइटी के साथ, अपने पीयर ग्रुप के साथ एडजस्ट कर रहा है, समायोजन। ये सारा कुछ व्यक्ति के अपने जैविक, उसके ऑर्गेनिज्म होने की वजह से है। तो इस प्रकार के वेरिएबल जो हैं, वह व्यक्ति के ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल या ऑर्गेनिज्मिक रिलेवेंट वेरिएबल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति में ही होते हैं। इस प्रकार के जो चर हैं वो व्यक्ति में ही होते हैं। व्यक्ति की अपनी पर्सनालिटी, हाइट, वेट, उसका किसी चीज के प्रति अपना दृष्टिकोण, उसकी चिंता, ये सारी चीजें ऑर्गेनिज्मिक रिलेवेंट वेरिएबल के अंतर्गत आएगा। दूसरे प्रकार का रिलेवेंट वेरिएबल जिसको आप इन्वायरमेंटल रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं, या उसको आप पर्यावरणीय या पर्यावरणगत रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। ऐसे वेरिएबल व्यक्ति में न होकर के उसके वातावरण में होते हैं या उसके इन्वायरमेंट में होते हैं, जिस इन्वायरमेंट में वो व्यक्ति रह रहा है। और इन्वायरमेंट जो है वो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करने वाला बाहरी कारक जो हैं, जो इन्वायरमेंट में अवेलेबल हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि जैसे आज बहुत ठंड है या बहुत गर्मी हो, है ना, या कहीं पे लाइट बहुत तेज हो। अगर आप किसी क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट की बात करें तो बहुत डिम लाइट हो या बहुत तेज लाइट हो, या कहीं बहुत शोर हो, कहीं संगीत बज रहा हो, गाने बज रहे हों। तो इस प्रकार के ऐसे कारक जो होते हैं, जो इन्वायरमेंट में उपलब्ध होते हैं, जो पर्यावरण में होते हैं, उनको हम इन्वायरमेंटल रिलेवेंट वेरिएबल्स कहते हैं या पर्यावरणीय संगत चर कहते हैं। तीसरा है सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल, जो क्रमबद्ध तरीके से, जैसे हो सकता है एक्सटेंडेड वेरिएबल एक ना होकर के कई हो, और सिस्टमेटिक सीक्वेंस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद इस तरह से अगर रिलेवेंट वेरिएबल कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि कोई एक क्लासरूम के अंदर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और क्लासरूम में 1 घंटे की अगर क्लास है तो 10 मिनट शोर हुआ, 10 मिनट गाने बजे, 10 मिनट शोर हुआ, 10 मिनट गाने बजे। ऐसे करके जब सीक्वेंशियली रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं तो उनको आप सीक्वेंस रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं या क्रमबद्ध संगत चर कहते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सपेरिमेंटर्स रिलेवेंट वेरिएबल होते हैं, जो अनुसंधानकर्ता के अंतर कुछ हो सकता है ना? एक ये भी ऑर्गेनिज्मिक ही है, लेकिन यह आपके ऑर्गेनिज्म रिलेवेंट वेरिएबल आपके प्रयोज्यों में है। और कुछ अनुसंधानकर्ता के अपने रिलेवेंट वेरिएबल हैं, जो अनुसंधानकर्ता की वजह से उस डिपेंडेंट वेरिएबल में परिणाम को प्रभावित करने वाले होते हैं। उनको आप एक्सपेरिमेंटर्स रिलेवेंट वेरिएबल कह सकते हैं, जो अनुसंधानकर्ता में हो। ठीक है? जैसे सपोज कीजिए कि कोई अनुसंधानकर्ता ऐसा है जो मान लीजिए उसका, सपोज कीजिए कि वो कोई इस तरह का है, कोई डिसेबिलिटी वाला विद्यार्थी है, या कोई एक्सपेरिमेंटर अपने आप में ही डिसेबल है। तो डिसेबल होने की वजह से हो सकता है कोई काम यदि वो ना कर पा रहा हो, जो उसके अपने दूसरे उसके सब्जेक्ट्स कर रहे हो, तो हो सकता है उसके अंदर हीन भावना हो। तो वो हीन भावना जो स्वयं अनुसंधानकर्ता के अंतर्गत है, अंदर ही है अनुसंधानकर्ता में, वह हो सकता है उसके डिपेंडेंट वेरिएबल पे पड़ने वाले प्रभाव को, डिपेंडेंट वेरिएबल को प्रभावित कर रहा हो। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं उसको एक्सपेरिमेंटल रिलेवेंट वेरिएबल कहते हैं। इसके विपरीत जो अनसिस्टमेटिक इफेक्टिव इरेलेवेंट वेरिएबल है, उसमें कई प्रकार के चर हो सकते हैं। जैसे एक है सब स्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर,
जो डिपेंडेंट वेरिएबल का परिणाम है, उसको डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को आप देखना चाह रहे हैं, लेकिन जितना स्टैंडर्डाइज्ड आपको प्रयोग करना था, सारी चीज़ों को बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में जितना आपको करना था, आपने उतनी सारी चीज़ों को नहीं किया, अपने एक्सपेरिमेंट को सबस्टैंडर्ड कर दिया। है ना? कुछ कम, आपने कहा कि हम यौगिक क्रियाओं को 1 घंटे तक कराएँगे और आपने देखा कि आपको लेट हो रहा था और आपने उसको 50 मिनट तक कराया या 55 मिनट तक कराया। तो इस तरह का अगर प्रोसीजर आप कभी 55 मिनट का करा दिया, फिर आपने कहा कि अगले दिन हमने कल 55 मिनट कराया था, आज हम उनको 1 घंटा 5 मिनट करा देते हैं। तो इस तरह के जो वेरिएबल्स हैं, जो कि सबस्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर को फॉलो करता है, जो अधोमानक प्रयोगशालाई प्रक्रिया को फॉलो करता है, वो सबस्टैंडर्ड एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल कहलाते हैं। दूसरा है अनकोऑपरेटिव सब्जेक्ट्स। आप कराना तो चाह रहे हैं उनको कि वो 2 घंटे का या 1 घंटे का त्राटक करें, लेकिन जिनके ऊपर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वही आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि हमको स्मृति पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव देखना है, आप लाख उनको कहिए करने के लिए, लेकिन दिखाने के लिए तो वो यौगिक क्रिया कर रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है? अनकोऑपरेटिव सब्जेक्ट्स की वजह से इररिलेवेंट वेरिएबल हो सकता है। कभी मन से किया, कभी मन से नहीं किया। तीसरा है डिफेक्टिव टूल्स आर टेस्ट्स। जिस उपकरण के माध्यम से आप उनकी स्मृति पे आप स्कोर ले रहे थे, मेमोरी पे जिस जिस टूल से आप उनके मेमोरी को माप रहे थे, सपोज कीजिए कि वो टूल या वो परीक्षण ही डिफेक्टिव हो, है ना? वो जो परीक्षण है, वो परीक्षण ही डिफेक्टिव हो, उसमें किसी प्रकार की त्रुटि हो जो सही से स्मृति का मापन न कर पा रही, तो उस स्थिति में भी वह आपका इर्रिलेवेंट होगा। और चौथी कंडीशन हो सकती है केयरलेस डाटा प्रोसेसिंग। आपने डाटा इकट्ठा किया और जैसा कैलकुलेशन, जैसी प्रोसेसिंग आपको करनी चाहिए थी, वैसा ना करके बहुत ही केयरलेस तरीके से आपने उसकी प्रोसेसिंग करी, कैलकुलेशन बहुत केयरलेस तरीके से किया। तो इस तरह के जो वेरिएबल है, वो भी एक्सट्रेनियस वेरिएबल के अंतर्गत वो प्रभावित करते हैं। तो इतने प्रकार से आप समझ सकते हैं कि जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ को डिपेंडेंट वेरिएबल में किए गए जोड़ तोड़ पर प्रभाव को प्रभावित करते हैं। ठीक है? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों यस को? सर। यस सर। इसके अलावा कुछ और वेरिएबल्स को भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं। जो बचे हुए हैं उनको आप अदर वेरिएबल के तरीके कह सकते हैं। एक जिसको आप कहते हैं कि बैकग्राउंड वेरिएबल, अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा जो बैकग्राउंड में है, जो पीछे है, दिखाई नहीं दे रहा। आप ये तो कह रहे हैं कि स्मृति पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव का अध्ययन। आप देख किसको रहे हैं? मेमोरी को और यौगिक क्रिया को। लेकिन कुछ ऐसे भी चर हैं जो चर आपको दिखाई नहीं दे रहे, आपका ध्यान केवल स्मृति पर और यौगिक क्रिया पर है, जबकि बहुत से ऐसे भी चर हैं जो हिडन हैं, छुपे हुए हैं, उसके बैकग्राउंड में चल रहे हैं। उन सारे वेरिएबल्स को आप बैकग्राउंड वेरिएबल कहते हैं। जैसे इसमें एक है इंटरवेनिंग वेरिएबल, या जिसको आप हस्तक्षेपी चर कहते हैं, जो हस्तक्षेप कर रहा हो। डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने वाले प्रभाव को, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, उसमें हस्तक्षेप डाल रहा हो, तो वह इंटरवेनिंग वेरिएबल है। दूसरा है एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो भी हमने आपसे चर्चा करी, जो बाह्य चर है, जो बाहर है, आपके अनुसंधान के अंतर्गत नहीं है, आप अपने अनुसंधान में केवल बस योग और स्मृति को ले रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि बाहर बने हुए हैं। तीसरा है मॉडरेटिंग चर,
मॉडरेटिंग मॉडरेटिंग वेरिएबल, यह वह चर है जो डिपेंडेंट वेरिएबल के परिणाम को मॉडरेट कर दे रहा है ना। जितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन करने से जो परिणाम आना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल पर, उसको उसने मॉडरेट कर दिया, बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, कुछ और कर दिया, वो मॉडरेटिंग वेरिएबल कहलाता है। नेक्स्ट है कंट्रोल वेरिएबल। कुछ ऐसे चर होते हैं जिनको अनुसंधानकर्ता नियंत्रित कर लेता है तो बैकग्राउंड में ही, लेकिन अनुसंधानकर्ता का उस पर नियंत्रण है, उसको अनुसंधानकर्ता ने नियंत्रित कर लिया है, वो सारे वेरिएबल कंट्रोल वेरिएबल कहलाते हैं। और कुछ ऐसे चर हैं जो कंफाउंडिंग वेरिएबल हैं, जो भ्रमित करते हैं, है ना। रिजल्ट कुछ और आ रहा है लेकिन हमको दिग्भ्रमित कर देते हैं, कि भ्रम में डाल दे कि इसी के वजह से है या किसी और की वजह से है। तो वो सारे वेरिएबल आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल्स होते हैं, जिस पे हम लोग अभी आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ये बैकग्राउंड के वेरिएबल हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चर होते हैं जिनको आप क्वालिटेटिव वेरिएबल कहते हैं या गुणात्मक चर कहते हैं। जैसे गुणात्मक चर के अंतर्गत बाइनरी वेरिएबल, आपने कहा मेल फीमेल, आपने कहा अर्बन रूरल, जिसमें दो की संभावनाएं हो, बाइनरी हो, है ना, एक दूसरे के कंट्रास्ट में अपोजिट। और कुछ ऐसे हैं जो नॉमिनल वेरिएबल हैं, जिनको आप नामित चर कहते हैं, और कुछ ऑर्डिनल वेरिएबल जिनको आप क्रमित चर कहते हैं। आगे हम लोग इस पे देखेंगे। तो वो क्वालिटेटिव वेरिएबल कहलाते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव वेरिएबल। और क्वांटिटेटिव वेरिएबल जो हैं वो दो तरह के, जिसको आप डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटीन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। डिस्क्रीट, जिसको आप खंडित चर कहते हैं। कल के प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने चर्चा किया था कि डिस्क्रीट क्या है। जब किसी घर में या किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या की बात कर रही हो, तो वो डिस्क्रीट वेरिएबल है ना। वो उसमें 6, 7, 8 ही होगा, 6.5, 6.75 ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन जो स्कोर्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो आपकी कंटीन्यूअस वेरिएबल हैं, जिसको आप सतत चर कहते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे चर हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पर पड़ने वाले प्रभाव को सप्रेस कर देते हैं या एनहांस कर देते हैं उसके रिजल्ट को, है ना। जैसे स्मृति पर आप यौगिक क्रियाओं के प्रभाव को कह रहे हैं, तो स्मृति पर यौगिक क्रियाओं के प्रभाव को यदि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होगा तो वह उसके बहुत ज्यादा इनहांस करके स्मृति दिखाएगा, और यदि कोई एकदम से लो इंटेलिजेंस वाला विद्यार्थी होगा तो वो एकदम से उसको सप्रेस कर देगा, यौगिक क्रिया का कोई प्रभाव नहीं दिखाई देगा। तो इस तरह से भी आप अदर वेरिएबल्स के अंतर्गत आप इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। एक एक करके बात करते हैं सब पे। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, जितने भी प्रयोग होते हैं, उन प्रयोगों में भी, या इन जनरल यदि आप एक्सपेरिमेंट की बात करें, या इन जनरल आप किसी अनुसंधान की बात करें, तो दो तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको आप आश्रित चर और स्वतंत्र चर कहते हैं। क्या है ये? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिसको आप स्वतंत्र चर कह रहे हैं, वह कोई एक ऐसा विशेषता, कोई एक ऐसा गुण, कोई एक ऐसी क्वालिटी या कैरेक्टरिस्टिक्स that the other variable in any experiment cannot change, जो किसी एक्सपेरिमेंट में परिवर्तित न हो, है ना, जो परिवर्तित न हो। आप उसमें जोड़ तोड़ तो कर सकें, लेकिन उस पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके मान में परिवर्तन न हो, तो उसको आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। जैसे एज इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे आयु। ठीक है, यदि आप कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तो आयु में आप परिवर्तन नहीं कर सकते किसी के, या किसी की सेक्स में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। एंड व्हाट दे ईट और हाउ मच दे एक्सरसाइज आर नॉट गोइंग टू चेंज देयर एज। आप चाहे कितना खा लीजिए, कुछ भी खा लीजिए, या कितना भी आप एक्सरसाइज कर लीजिए, आपका उम्र बदल नहीं सकता।
रोज एक एक दिन करके आपका उम्र जो है वो कम होता जा रहा है। तो यह इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरीके है। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन चेंज अदर वेरिएबल। और जो स्वतंत्र चर होता है वह किसी दूसरे चर को परिवर्तित करता है ना। आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जोड़ तोड़ करते हैं, कम ज्यादा करते हैं जो आपके यहाँ होता है, और इसके कम ज्यादा होने की वजह से आप दूसरे वेरिएबल में, दूसरे चरों में परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं, वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है। टू फाइंड आउट whether an independent variable causes other variable to change and in what way, यह देखने के लिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाला परिवर्तन दूसरे चरों में किस प्रकार का परिवर्तन और कितना परिवर्तन कर रहा है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वह वेरिएबल है जिसमें किया गया परिवर्तन इसलिए हम परिवर्तन करते हैं कि हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि दूसरे चर में वह किस प्रकार का परिवर्तन कर रहा है और कितना परिवर्तन कर रहा है। इस बात को जानना इंडिपेंडेंट वेरिएबल का काम है। जैसे फिर मैं वही एग्जांपल लूंगा जिसमें मैंने आपसे कहा कि स्मृति पर यौगिक क्रियाओं का प्रभाव। तो यौगिक क्रिया ज्यादा या कम कराने से स्मृति पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, ये चीज जानना। प्रभाव पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये चीज, या पड़ रहा है तो कितना प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को जानना। तो यहां पर यौगिक क्रिया जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरीके। दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? रिलाइज ऑन एंड कैन बी चेंज बाय अदर कंपोनेंट्स। जो दूसरे जो घटक हैं, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जो परिवर्तित हो, जिसको परिवर्तित किया जा सके किसी एक के प्रभाव डालने से या किसी एक की वजह से, उसमें होने वाला परिवर्तन डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है या आश्रित चर कहलाता है। जैसे आपने कहा कि ए ग्रेड ऑन एन एग्जाम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी परीक्षा में आपकी जो ग्रेडिंग आती है ना, अब वह ग्रेडिंग परिवर्तित हो सकती है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। उस पर प्रभाव हो सकता है कि आप ज्यादा पढ़ाई करते हो, ज्यादा समय पढ़ाई करते हो तो आपकी ग्रेडिंग अच्छी हो सकती है। आप कम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, उसकी ग्रेडिंग कम हो सकती है। तो यह डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंड्स ऑन फैक्टर्स हाउ मच स्लीप एंड हाउ लॉन्ग स्टडी। आप कितना सोते हैं, जो ग्रेड की बात करें तो ग्रेड आपका कितना अच्छा आएगा। आप पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं देते, हमेशा सोते रहते हैं, या आप बहुत लंबी स्टडी नहीं करते, आप पढ़ाई नहीं करते हैं, तो जितना ज़्यादा पढ़ाई करेंगे उतना आपका ग्रेड अच्छा आएगा। जितना कम सोएंगे, पढ़ाई पे ध्यान देंगे, उतना आपका ग्रेड अच्छा आएगा। एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट वेरिएबल। और जो स्वतंत्र चर है वह आश्रित चर को प्रभाव डालने वाला होता है, उसको प्रभावित करता है। एंड डिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट इन्फ्लुएंस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो आश्रित चर है वह स्वतंत्र चर को प्रभावित नहीं करता। स्वतंत्र चर तो आश्रित चर को प्रभावित करता है, लेकिन आश्रित चर स्वतंत्र चर को प्रभावित नहीं करता है। तो दोनों में ये अंतर है कि स्वतंत्र चर तो आश्रित चर को प्रभावित करता है, लेकिन आश्रित चर स्वतंत्र चर को प्रभावित नहीं करता। जैसे आप कह सकते हैं कि जितना ज्यादा आप पढ़ाई में समय लगाएंगे उतना ज्यादा आपका ग्रेड या आपके मार्क्स आएंगे ज्यादा, है ना। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपका मार्क्स कम आएगा तो आप कम पढ़ाई करेंगे, है ना। उल्टा नहीं हो सकता। ग्रेड ऑन टेस्ट डज नॉट अफेक्ट टाइम स्पेंड इन स्टडी। आपका ग्रेड कितना आ रहा है वो आपके पढ़ाई के समय के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये है डिपेंडेंट वेरिएबल।
जब हम एक्सपेरिमेंटल सर हाँ, बोलिए, एक्सक्यूज मी सर बोलिए। सर हाउ इट कुड बी बिहेवियर हेलो? सर ये बिहेवियरल वेरिएबल कैसे होगा? पत्ते कहाँ से यार? कौन बिहेवियर वेरिएबल कैसे होगा? सर ये डिपेंडेंट जो वेरिएबल हैगा ये बिहेवियरल वेरिएबल कैसे होगा? यहाँ पे आपने लिखवाया था ना रिस्पॉन्स एंड बिहेवियर। जो आप डिपेंडेंट वेरिएबल को कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही हम अनुक्रिया चर या व्यवहार चर कहते हैं, उसका दूसरा नाम है। तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यहाँ पे आपका आपने कितना ज़्यादा समय दिया, कितना लंबी स्टडी आपने करी या कितना कम आप सोए, इस बात पे ये एक स्टिमुलस है। जितना ज़्यादा आप पढ़ाई करेंगे, इस स्टिमुलस के अगेंस्ट आपका रिस्पॉन्स क्या होगा कि उतना ज़्यादा ग्रेड आपका अच्छा आएगा, उतना अच्छा आपका नंबर आएगा। ठीक है? तो यहाँ स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की बात है और बिहेवियर से यहाँ पर ये संबंध है कि जैसे वो आपके व्यवहार की वजह से ही तो है। भई यदि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, किसी उद्दीपक के अगेंस्ट यदि आप कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं, इट मीन्स कि आपका व्यवहार उस तरह से है, उस व्यवहार को आप कर रहे हैं, तभी तो आप इसको बिहेवियरल वेरिएबल कह रहे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को हम यस सर। रिस्पॉन्स वेरिएबल या बिहेवियरल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि यह जो है वो किसी अनुक्रिया के या किसी उद्दीपक की वजह से जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं। उद्दीपक क्या है? लॉन्ग स्टडी, कम स्लिप करना, कम सोना, ये उद्दीपक है। और इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? इसका रिस्पॉन्स ये हुआ कि आपका ग्रेड अच्छा आया या आपने कम स्टडी करी तो आपका ग्रेड कम आया। जैसा स्टिमुलस वैसा रिस्पॉन्स और वो व्यक्ति के व्यवहार में डिपेंड करता है। ठीक है? यस सर। जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज की बात करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेज में कुछ अलग प्रकार के वेरिएबल्स की जो अभी हमने आपसे चर्चा की, इसको डिटेल में समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें बार-बार आएँगी। एक है इंटरवेनिंग वेरिएबल, दूसरा एक्सट्रेनियस वेरिएबल, तीसरा है कंट्रोल वेरिएबल, चौथा है मॉडरेटिंग वेरिएबल। ये क्या चीज़ें हैं? और पाँचवां है कंफाउंडिंग वेरिएबल। ये क्या चीज़ें हैं? सबसे पहले बात करते हैं हम इंटरवेनिंग वेरिएबल। जो इंटरवेनिंग वेरिएबल है, इसको हम मीडिएटर वेरिएबल भी कहते हैं। मीडिएट करने वाला, है ना? इंटरवेन मतलब हस्तक्षेप करने वाला या मीडिएट करने वाला। डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच इंटरवेन कर रहा है, ये हस्तक्षेप कर रहा है ना? मीडिएट कर रहा है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो प्रभाव पड़ रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, उसको हस्तक्षेप डालने वाला। एंड कम्स बिटवीन द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्वतंत्र चर है, आश्रित चर है, उन दोनों के बीच आता है ये। जैसे ए थियोरेटिकल वेरिएबल यह वह सैद्धांतिक चर है द रिसर्चर यूजेज टू एक्सप्लेन ए काजेज और कनेक्शन बिटवीन अदर स्टडी वेरिएबल्स यूजुअली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वंस। जो स्वतंत्र चर और परतंत्र चर है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल है, आप ये देखना चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से डिपेंडेंट वेरिएबल में कितना परिवर्तन हुआ है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल से होने वाले परिवर्तन डिपेंडेंट वेरिएबल में उसको जो प्रभावित कर रहा हो, वो इन दोनों के बीच में जो आ जाए, वह इंटरवेनिंग वेरिएबल कहलाएगा। और यह इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरवेनिंग वेरिएबल कितना ज्यादा डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ एसोसिएटेड है। केवल ऑब्जर्वेशन नहीं, ऑब्जर्वेशन के आधार पर नहीं, केवल देखने से नहीं, ये एसोसिएशन को बताएगा कि कितना गहराई के साथ वह डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ वह जुड़ा हुआ है, वह एसोसिएशन को बताता है।
जैसे आपने कहा कि मोर स्टडी काजेज इन्हांसमेंट ऑफ अचीवमेंट। यदि आप ज्यादा स्टडी करेंगे, यदि आप ज्यादा अध्ययन करेंगे, तो जो आपकी शैक्षिक उपलब्धि होगी वह बढ़ के आएगी। लेकिन जो ऑप्टिमम आईक्यू होना चाहिए आपके पास, एक निश्चित लेवल का, कम से कम औसत दर्जे का आईक्यू होना चाहिए। या यदि आप पढ़ने में कम मोटिवेटेड हैं, या यदि आपको कोई हेल्थ की इशू है, आपका तबीयत ठीक नहीं रहता, बार बार तबीयत खराब रहता है, तो ये सारी चीजें ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी अचीवमेंट को कम कर सकती है। एक बात तो है, आपने सीधी सी बात कही कि ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा अध्ययन करेंगे तो अचीवमेंट आपका ज्यादा आएगा, आपकी शैक्षिक उपलब्धि ज्यादा होगी। लेकिन ज्यादा पढ़ने के बावजूद भी यदि आपका ऑप्टिमम लेवल का आईक्यू नहीं है, यदि आप उसके प्रति कम मोटिवेटेड हैं, यदि आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो ये सारी चीजें आपके अचीवमेंट को कम करने वाली भी हो सकती हैं। तो ये आपके इंटरवेनिंग वेरिएबल की तरीके हैं। दूसरे प्रकार का है जिसको आप एक्सटेनियस वेरिएबल कह रहे हैं, वायचर। और वायचर जो होता है, अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल बट दैट द रिसर्चर डिड नॉट ओरिजिनली कंसीडर व्हेन डिजाइनिंग द एक्सपेरिमेंट। जब अनुसंधानकर्ता किसी प्रयोग को डिजाइन करता है कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो उसको बहुत सारी चीजें पता नहीं होती हैं कि उस एक्सपेरिमेंट में कौन कौन से, कुछ चीजों को तो उसको पता होता है जिसको पहले से जान लेता है कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। लेकिन ऐसे चर जो अनुसंधानकर्ता को प्रयोग के डिजाइन के समय नहीं पता हो कि क्या क्या हो सकता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल को या आश्रित चर को प्रभावित करने वाला होगा, वो सारे एक्सटेंडेड वेरिएबल के तरीके होते हैं। अर्थात ये जो है वो अनवांटेड वेरिएबल हैं जो अनइंटेंशनली चेंज द रिजल्ट्स। ये अनवांटेड है, इसको अनुसंधानकर्ता नहीं चाहता, लेकिन अनइंटेंशन से भी, इंटेंशन तो नहीं है अनुसंधानकर्ता का, लेकिन अनइंटेंशनली भी वो डिपेंडेंट वेरिएबल के प्रभाव को प्रभावित करता है, एंड नॉट कंट्रोल्ड बाय रिसर्चर। और इसको अनुसंधानकर्ता नियंत्रित नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल, a study assessing whether private tutoring or online courses are more effective in improving students mathematics test score। जो गणित के प्राप्तांक हैं, गणित के परीक्षण के प्राप्तांक हैं, उसमें इंप्रूवमेंट होता है जब व्यक्ति प्राइवेट ट्यूशन ले रहा हो या ऑनलाइन कोर्सेज कोई ज्वाइन किया हो। अगर आप इसको एसेस करना चाहते हैं कि जो किसी का ट्यूशन लगा है या ऑनलाइन मेथड से कोई अगर मैथमेटिक्स पढ़ रहा है, तो क्या उसके मैथमेटिक्स के टेस्ट स्कोर बढ़ के आते हैं, इंप्रूव करते हैं, ये स्टडी अगर आप करना चाहते हैं। तो यहां पर एक्सटेंस वेरिएबल दैट माइट अनइंटेंशनली इन्फ्लुएंस द आउटकम इंक्लूड्स पेरेंटल सपोर्ट। ट्यूशन के अलावा घर में मम्मी भी उसको पढ़ा रही है, मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम्स हल करा रही है, या विद्यार्थी स्वयं अपने में ही पहले से उस मैथमेटिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले से जानता है, या व्यक्ति का जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसकी वजह से उसको तमाम मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैनिक जीवन में करने को मिलते हैं। तो ये सारे, केवल आप ये नहीं कहेंगे कि मैथमेटिक्स के टेस्ट स्कोर में जो नंबर बढ़ के आ रहे हैं वो उसके ट्यूशन की वजह से है या ऑनलाइन कोर्सेज की वजह से है। हो सकता है कि उसके घर में व्यापार का काम होता हो और दुकान पे बैठता हो, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस टेस्ट स्कोर ज़्यादा अच्छे से उसको याद है, सारे उसको जो टेबल है टेबल उसको याद हो, या मम्मी उसको घर में स्पेशल पढ़ाती हो, पापा भी उसकी स्पेशल सपोर्ट देते हो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके मैथमेटिक्स में टेस्ट स्कोर को प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। एक है कंट्रोल वेरिएबल, और कंट्रोल वेरिएबल क्या है? कांस्टेंट एंड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग स्टडी। जो नियंत्रित चर है वह सतत है, कांस्टेंट है, स्थिर है, और पूरे अध्ययन के दौरान वह परिवर्तित नहीं होता है। एंड नो इफेक्ट ऑन अदर वेरिएबल, किसी दूसरे वेरिएबल पर प्रभाव नहीं डालता। इंटेंसली कीप ए कंट्रोल वेरिएबल द सेम थ्रू आउट एन एक्सपेरिमेंट टू
प्रिवेंट बायस। यहां पर अनुसंधानकर्ता कंट्रोल वेरिएबल को पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है, इंटेंशनली जानता है कि ये हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले परिणाम को प्रभावित करेगा, इसलिए वह उसको नियंत्रित कर लेता है, इसलिए वह उसको कंट्रोल कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, इन एन एक्सपेरिमेंट अबाउट प्लांट डेवलपमेंट, control variables might include the amount of fertilizer and water in each plant. आप देखना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर का और पानी का क्या प्रभाव पड़ता है किसी प्लांट के डेवलपमेंट पे, तो आप सभी पौधों में एक ही मात्रा में फर्टिलाइजर और एक ही मात्रा में जब उसको आप पानी देते हैं, सभी प्लांट्स में फर्टिलाइजर जो आपने उर्वरक यूज किया और जो आपने पानी यूज किया वो सभी में एक ही प्रकार के बराबर बराबर डाले, तो उस स्थिति में यह आपने कंट्रोल कर लिया कि सबको हम इक्वल मात्रा में फर्टिलाइजर दे रहे हैं और सभी को हम इक्वल मात्रा में ही पानी की सप्लाई कर रहे हैं, तो वह आपका कंट्रोल वेरिएबल कहलाएगा। हेलो, क्लास है आप लोगों की? यस सर। क्लास है आप लोगों की? है सर। 5 मिनट और इसी के कंटिन्यू उसको खत्म कर लें, एक स्लाइड और। तो ये आपका कंट्रोल वेरिएबल। एक है मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल वो है ए मॉडरेटिंग और मॉडरेटर वेरिएबल चेंजेस द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच के जो संबंध हैं, उस संबंध को या तो और ज्यादा बलवती बना करके या उसको और ज्यादा कमजोर करके मॉडरेटिंग वेरिएबल उसके बीच संबंधों को बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। जितना प्रभाव डालना चाहिए उससे कम कर देगा या जितना प्रभाव डालना चाहिए उससे ज्यादा कर देगा। यह जो है वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के संबंध को मॉडरेट कर देता है ना। मॉडरेटिंग क्या? मॉडरेट कर देता है। जो संबंध वास्तव में पढ़ना चाहिए उसको मॉडरेट कर देने वाला हो, इंटरवेन करके। फॉर एग्जाम्पल, इन ए स्टडी लुकिंग एट द रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक स्टेटस, हमारे जो हाई मीडियम और लो इकोनॉमिक स्टेटस है, एंड हाउ फ्रिक्वेंटली पीपल गेट फिजिकल एग्जाम्स फ्रॉम ए डॉक्टर। जो हमारे उच्च आर्थिक समूह वाले, मध्यम आर्थिक समूह वाले और निम्न आर्थिक समूह वाले जो व्यक्ति हैं, वह किसी डॉक्टर के पास कितना ज्यादा अपने फिजिकल एग्जामिनेशंस कराते हैं, इस बात की यदि आप स्टडी करना चाहते हैं कि जो हायर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले हैं वो कितना डॉक्टर को चेकअप कराने जाते हैं, मिडिल वाले कितना जाते हैं और लो इनकम ग्रुप वाले कितना चेकअप कराने जाते हैं। तो हो सकता है कि जिसके पास पैसा ज्यादा हो वह ज्यादा फ्रिक्वेंटली जा रहा हो, अपने हेल्थ के प्रति ज्यादा कॉन्शियस हो, वो बार बार डॉक्टर के पास जा रहा हो। मिडिल वाले उससे कम और लो वाले एकदम कम, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है। तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है। लेकिन यहां पर जो एज है, आयु है, वह आयु इसको मॉडरेट कर देगा। अर्थात जो रिलेशनशिप है, हो सकता है कि जो यंगर लोग हैं, जो जवान हैं, जिनको किसी प्रकार की हेल्थ की इशू नहीं है, वो हो सकता है कि डॉक्टर के पास न जाते हो, चाहे वो ज्यादा पैसे वाले हों, कम पैसे वाले हों या मध्यम पैसे वाले हों। और हो सकता है कि जो वृद्ध लोग हैं, जो ज्यादा एज वाले हैं, वो डॉक्टर के पास ज्यादा जाते हों। तो यहां पर जो एज है, यह एज एक ऐसा वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के संबंध को मॉडरेट कर दे रहा है ना, बदल दे रहा है। यह आपका मॉडरेट वेरिएबल कहलाएगा। और तीसरा है कंफाउंडिंग वेरिएबल। वेरिएबल डिड नॉट अकाउंट फॉर दैट कैन डिस्टिंग्विश अनदर वेरिएबल इफेक्ट। यहां पर भ्रमित करने वाला चर, इसको हम भ्रमित चर भी कह सकते हैं, कि वह वेरिएबल जो किसी दूसरे चर के प्रभाव को मिसगाइड कर दे, है ना। कंफाउंडिंग वेरिएबल कैन इनवैलिडेट एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स बाय मेकिंग देम बायस्ड आर suggesting a relationship between a variable exists when it does not। यह आपको कंफाउंडिंग वेरिएबल वह है जो किसी चर के
डिपेंडेंट वेरिएबल पर होने वाले परिणाम को, जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से है, उसके परिणाम को दिग्भ्रमित कर दे, या कुछ ऐसा रिलेशनशिप बता दे जो वास्तव में उसके बीच रिलेशनशिप है ही नहीं, उस चीज को बता देना। जैसे आपने कहा कि स्टडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइज लेवल, कोई व्यक्ति कितना ज्यादा एक्सरसाइज करता है, कितना ज्यादा आसन करता है, कितना ज्यादा व्यायाम करता है, उसके हिसाब से उसके बॉडी का मास इंडेक्स कितना बढ़ता है, कितना उसके डोले शोले बन जा रहे हैं, है ना। जो जितना ज्यादा एक्सरसाइज कर रहा है, उसके कितना मांसपेशियां कितना ज्यादा डेवलप हो जा रही हैं। लेकिन यहां पर यदि आप उसके एज को कंसीडर नहीं करेंगे, यहां पर एज क्या करेगा, एज की वजह से, कहने का मतलब सीधा सा है कि यदि आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपके उतना ज्यादा मांसपेशियों का विकास होगा, सीधा सा संबंध है। लेकिन क्या यह सभी एज में संभव है? यहां पर एज जो है, क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसकी मांसपेशियां तो बढ़ती ही जाएंगी, सीधी सी बात है, एक ऑप्टिमम लेवल तक बढ़ेगी। लेकिन वृद्धावस्था में उसकी हो सकती है कम हो जाए, और जैसे जैसे शिशु अवस्था से लेकर के बाल्यावस्था से वो युवावस्था के बीच पहुंचेगा, तो उसकी मांसपेशियों का जो डेवलपमेंट है वो होता जाएगा। लेकिन अगर एक्सरसाइज करेगा तो और ज्यादा होगा। तो यहां पर जो एज है, एज ऐसा फैक्टर है जो भ्रमित कर दे रहा है कि केवल एक्सरसाइज की वजह से ही बॉडी मास इंडेक्स नहीं बढ़ रहा, वह एज की वजह से या उम्र की वजह से भी आदमी का या जो व्यक्ति है उसके बॉडी मास इंडेक्स उसके उम्र की वजह से भी प्रभावित हो रहे हैं। तो ये आपके कंफाउंडिंग वेरिएबल की तरीके हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसके आगे की चर्चा, किसी के कुछ प्रश्न हो तो 5 मिनट में हम लोग चर्चा कर सकते हैं, बताइए 2 मिनट में।